तो सबसे पहला है कि हमारी टारगेट पॉपुलेशन, लक्षित जनसंख्या को परिभाषित करना। तो कोई वीरेंद्र जी, आपका हैंड अभी भी रेस हुआ हुआ मुझे दिख रहा है। आप बताना चाहेंगे कि क्या हम कैसे बोल सकते हैं कि ये हमारी टारगेट पॉपुलेशन है? क्या बताएगा हमें इस बारे में? वीरेंद्र जी, अगर आप कुछ बोल रहे हैं, आप म्यूट पे हैं। जी मैम, हो गया, समझ में आ गया। जो आप बात चर्चा कर रही सेंसस के बारे में, उसमें क्लियर हो गया। पहले ही हैंड किया था, अभी नहीं किया था। ओके ओके, मेरा पर अभी आपसे प्रश्न है कि अगर हमें कोई टारगेट पॉपुलेशन सेलेक्ट करनी है तो हम उसे हाँ। कैसे क्या सोचते हैं कि ये हम पॉपुलेशन टारगेटेड है या हमारा लक्ष्य ये है पॉपुलेशन? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कुछ विशेषताएं होंगी जो उन पॉपुलेशन को डिफाइन करेंगी। हाँ, उसके जैसे कि उसके इकोनॉमिक्स स्थिति क्या है, कल्चर, उसके एजुकेशन की स्थिति क्या है, और उसके जो है ना सामाजिक स्तर क्या है, ये सब पॉपुलेशन में देखा जाता है मैम। जी जी जी, थैंक यू जी। वीरेंद्र जी। हाँ, ओके ओके मैम। डीएल तिवारी जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? हाँ मैम, ये कह रहे थे एक्चुअली जब हम किसी पॉपुलेशन को टारगेट कर रहे होते हैं तो पहले हमको पता होना चाहिए कि हम किस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। जब तक हमारे दिमाग में ये नहीं रहेगा कि हम हमारे सामने टास्क क्या है, तब तक हम और वो किसके लिए मतलब यूजफुल होगा। तो टास्क को हम अपनी पॉपुलेशन से जब तक रिलेट नहीं करेंगे तब तक हम किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन को फोकस नहीं कर पाएंगे। एकदम सही कहा। जैसा उन्होंने कहा कि हमें पहले अपना ऑब्जेक्टिव समझना होगा, तो हमें ये हो देखना होगा कि हम किस प्रश्न का सवाल ढूंढ रहे हैं। अगर मैं देखना चाह रही हूँ कि चावल पके हैं कि नहीं, तो मैं चावल को ही टेस्ट करूंगी, तो वो मेरा टारगेट पॉपुलेशन बन जाती है। चावल पके हैं कि नहीं के देखने के लिए मैं दाल को देखने का फायदा नहीं होगा, मुझे मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिलेगा। तो लक्षित जनसंख्या वो जनसंख्या होती है जिससे हम अपने क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं, हमारे रिजल्ट निकालने के लिए जो हम पॉपुलेशन सेलेक्ट करते हैं। तो अगर मैं जैसे बात करूं, चावल पके हैं कि नहीं पके हैं, मेरे घर में बहुत सारे चावल होंगे, एक डब्बे में भी होगा, एक पैकेट में भी अभी बंद होगा जो नहीं खुला है, एक जो मैंने कुकर में डाल के पका रही होंगी। वो सारे मेरे पूरी सामान्य जनसंख्या हो गई। पर मेरी टारगेट पॉपुलेशन कौन हुई? जो चावल मैंने पकाने के लिए कुकर में डाल रखे हैं, वो मेरी लक्षित जनसंख्या हो गई। तो ऐसे ही जनसंख्या के अलग अलग विशेषताएं होती है, जैसे उनकी आयु क्या है, उनका लिंग क्या है, वो उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, वो कहाँ रहते हैं, इन सब से बहुत फर्क पड़ता है। और हम अपनी लक्षित जनसंख्या जो होती है, टारगेट पॉपुलेशन, उसके हम डिफाइन करके उनके बारे में बात करते हैं। अगला है सैम्पलिंग फ्रेम। हमने समझ लीजिए कि टारगेट पॉपुलेशन कर ली कि हमें कक्षा 5 के बच्चों के या टेस्टिंग करनी है, तो हमारा सैम्पलिंग फ्रेम क्या होगा? किसी ने ये शब्द पहले सुना है? अर्चना जी, आप जवाब देना चाहेंगी? सैम्पलिंग फ्रेम का यहाँ पे ये रहेगा कि जिस एज के हम बच्चों का टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो हमारा टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव भी उसी लेवल का हो कि वो बच्चा या जो भी स्टूडेंट है या जो भी हम चेक करना चाह रहे हैं वो उसका जवाब दे पाए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो आई थिंक सैम्पलिंग फ्रेम एक थोड़ा आप लोग के लिए हो सकता है नया शब्द हो, तो मैं सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है फिर हम लोग पूछना है कि किस तरीके के हो सकते हैं। तो सैम्पलिंग फ्रेम क्या है? हमारे जो पॉपुलेशन है, टारगेट पॉपुलेशन हमने डिसाइड की, उन सभी की लिस्ट है। तो चावल के दानों की जब बात करेंगे तो हमारे पास कोई लिस्ट नहीं होगी, पर जब मैं बोलूंगी कि मुझे अर्चना जी के स्कूल के क्लास 5 के बच्चों की टेस्टिंग करनी है, तो अर्चना जी मुझे अपने स्कूल के क्लास 5 के बच्चों के नाम की पूरी एक लिस्ट लाके देंगी, तो मुझे पता होगा कि अच्छा, मेरी पॉपुलेशन में ये सदस्य हैं, इनकी मैं टेस्टिंग कर सकती हूँ। तो वो मेरी पूरी पॉपुलेशन हो गई। तो सैम्पलिंग फ्रेम। मैम थोड़ा सा एक क्वेश्चन करना चाह रहा था। जी पूछिए। मुकेश शर्मा बोल रहा हूँ ग्वालियर से। मैम जैसा आपने कहा कि चावल के बारे में लिस्ट नहीं होगी, मुझे लगता है वहाँ पे भी हो सकती है। तो वहाँ पे टाइप ऑफ चावल में अपन देख सकते हैं, या ऐसा हो सकता है
कि हाँ इतनी बोरी चावल रखी हुई है, उसमें से अपन को छांटना है कि ये वाला कौन सा सही होगा, ऐसा हो हाँ सकता है? एकदम, उसमें उसमें हो सकता है। अगर मुझे कि देखना है कि मैं चावल का कौन सा टाइप कर, मैं कह रही हूँ अगर मैं जो चावल पकाने के लिए रखे हैं मैं उनकी लिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उन दानों का नाम नहीं लिख सकती, है ना। थैंक यू। हाँ हाँ, नहीं आपका वो पॉइंट एकदम सही था कि चावल का हम लोग अगर टाइप लेने जाए तब वो एक वैरायटी में लिस्ट बन जाएगी, पर दानों की जब बात करेंगे तब मैं एक लिस्ट नहीं बना सकती हूँ। तो सैम्पलिंग फ्रेम बेसिकली क्या हो गई, जनसंख्या के सभी सदस्यों की एक पूरी सूची है, लिस्ट है, जिसमें उनके बारे में डिटेल्स होती हैं। तो अगर हम बोले तो पॉपुलेशन क्या हो रहा है हमारा, एक सारे लोग हो रहे हैं कि ये क्लास 5 के विद्यार्थी, और अगर मैं सैम्पलिंग फ्रेम बोलूं तो क्लास 5 के विद्यार्थियों के नाम की सूची हुई मेरी पूरा सैम्पलिंग फ्रेम। हमें जब कोई सैंपल करना होता है तो हमें ये लिस्ट हमेशा चाहिए होती है, वरना मैं कैसे सेलेक्ट करूंगी कि मैं किन विद्यार्थियों को लूंगी। तो ये लिस्ट उनके नाम की हो सकती है, उनके रोल नंबर की हो सकती है, या उनको हम 50 स्टूडेंट्स हैं मैं उन सबको एक एक नंबर असाइन कर दूं, उनकी हो सकती है। अलग अलग तरीके से ये लिस्ट बनती है। तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको बताया कि क्लास 5 स्टूडेंट्स अगर मैं बोलूं कि मेरी टारगेट पॉपुलेशन है, तो उनके नाम की लिस्ट मेरे पास हो जाएगी पूरी एक सैम्पलिंग फ्रेम। यहां तक इस सैम्पलिंग फ्रेम अब क्लियर हुआ, तो मुझे अगर बोले कि इंडिया के मुझे अलग स्टेट्स में टेस्टिंग करनी है, तो अब मुझे वहां डिसाइड करना है कि कौन सा राज्य या स्टेट में चूज करूंगी, तो मेरा सैम्पलिंग फ्रेम क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे? पूनम जी आपने हैंड रेस कर रखा है, आप बताना चाहेंगे? हेलो। हाँ हाँ, जिस पर्टिकुलर स्टेट में मैडम आप काम करना चाह रही हैं या जहां से आप डाटा कलेक्ट करना चाह रही हैं, आई थिंक दैट विल बी योर सैम्पलिंग फ्रेम। जी, तो बेसिकली सैम्पलिंग फ्रेम अगर मैं बोलूँ ना, मेरा प्रश्न यहाँ पे ये था कि इंडिया में मुझे इतने सारे स्टेट्स हैं, उनमें से कुछ स्टेट्स पिक करके टेस्टिंग करनी है, तो मेरा सैम्पलिंग फ्रेम क्या होगा? कोई और ऐड करना चाहेगा इसमें, या पूनम जी ही आप ऐड करना चाहेंगी? सभी स्टेट की संख्या नाम चाहिए सबसे पहले तो, कि स्टेट कौन कौन से हैं। जी जी, सारे स्टेट की हो जाएगी, वो हमारा सैम्पलिंग फ्रेम हो जाएगा। नहीं अगर मैं यस मैडम, कितने? जी पूनम जी कंटिन्यू करिए। जितने स्टेट्स आपने सिलेक्ट किए हैं फॉर दैट पर्पस, दैट विल बी योर सैम्पलिंग फ्रेम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया सारे स्टेट्स और जितने होंगे उनकी लिस्ट मेरा सैम्पलिंग फ्रेम होगा। सैम्पलिंग फ्रेम में हम अभी कुछ सिलेक्शन कर ही नहीं रहे, सबसे पहले तो मुझे लिस्ट चाहिए होगी जिनमें से मैं सेलेक्ट करूंगी। गिरीश जी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं मैम, फिर उसके बाद हमारा टारगेट वो क्या है? ये तो हमने सारी लिस्ट मतलब हम इंडिया के कंसर्न में कर रहे हैं, तो सारे स्टेट्स की लिस्ट ले ली। फिर यदि हमको उसमें से सैंपल वो करना है, कुछ स्टेट लेना है, तो फिर हम इस बेस पे सेलेक्ट करेंगे कि कुछ छोटे स्टेट, कुछ बड़े स्टेट, कुछ डेवलप, कुछ अंडर डेवलप, या कुछ साउथ के, कुछ नॉर्थ के, कुछ वेस्ट के, कुछ नॉर्थ ईस्ट। तो हम उसमें से यदि वो कर रहे हैं तो फिर हम उनमें से सेलेक्ट करेंगे सैम्पलिंग फ्रेम के लिए। नहीं एकदम करेक्ट बोल रहे हैं गिरीश जी। इन गिरीश जी के पॉइंट को मैं आगे ले जाते हुए बोलूंगी कि एक अच्छे सैम्पलिंग फ्रेम की विशेषताएं क्या होती हैं। तो जैसे गिरीश जी ने बोला कि हमें पहले उसमें होगा कि छोटे बड़े स्टेट्स हो सकते हैं, उन रीजन वाइज डिवाइडेड हो सकते हैं। तो एक अच्छे सैम्पलिंग फ्रेम की क्या विशेषताएं होती है? एक तो सबसे पहले होता है कि उसमें जितना भी हमारे पॉपुलेशन है उसके जितने मेंबर्स हैं तो सारे उस लिस्ट में इंक्लूडेड होने चाहिए। तो जैसे मैं बोल रही हूँ कि मुझे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सारे स्टेट्स की मेरी पॉपुलेशन बन रही है, तो सारे स्टेट्स उसमें इंक्लूडेड होने चाहिए, तो वो एक अच्छी लिस्ट कहलाएगी। और जो स्टेट, अगर मैं कहीं बाहर से किसी दूसरी कंट्री का कोई स्टेट लिख दूं तो वो तो गलत हो गया, तो वो उसमें नहीं होना चाहिए लिस्ट में। तो जो नीडेड नहीं है, जो रेलेवेंट नहीं है, वो उसमें लिस्ट में नहीं इंक्लूड करना चाहिए।
फिर जो होना चाहिए कि उसके बारे में बहुत डिटेल्ड और सही नॉलेज इंक्लूडेड होनी चाहिए। जैसा कि गिरीश जी ने पॉइंट किया कि हमें पता होना चाहिए कि छोटे बड़े स्टेट क्या है। छोटे बड़े कैसे पता चलेंगे? एक तो रीजन की पता सकते हैं, वो कितने एरिया में फैले हुए हैं। दूसरा हमें पता चल सकता है उनकी पॉपुलेशन कितनी है, उस हिसाब से भी हम उन्हें छोटा बड़ा स्टेट कह सकते हैं। तो इस तरीके से अच्छा सैम्पलिंग फ्रेम होता है। उसके अलावा हम और भी कुछ फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं। सबसे पहला होता है कि सब स्टेट की सब मेंबर्स की एक यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो जैसे कि हम स्कूल के डाइस कोड होते हैं, आप लोग के स्कूल का डाइस कोड होगा या स्कूल कोड भी होगा, तो वो उस स्कूल का यूनिक आइडेंटिफायर हो सकता है। तो आप लोग के स्कूल के नाम एक हो सकते हैं, पर आप लोग के स्कूल के डाइस कोड एक नहीं हो सकते हैं, वो यूनिक रहेगा हमेशा। तो अगर मैंने बोल दिया कि एबीसी पब्लिक स्कूल है और उसकी टेस्टिंग करनी है, तो अब ऐसे तो एमपी में एबीसी पब्लिक स्कूल के हो सकता है शायद 3 स्कूल हो या 4 स्कूल हो, तो कौन से स्कूल की टेस्टिंग होनी है? इसीलिए उसके एक यूनिक आइडेंटिफायर के होना चाहिए, जिससे हम पता कर सके कि अच्छा एबीसी पब्लिक स्कूल जिसका डाइस कोड ये है, हमें उसकी टेस्टिंग करनी है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कोई मुझे बताना चाहेगा आपके स्टूडेंट्स में ये यूनिक आइडेंटिफायर क्या हो सकता है? आपके स्टूडेंट्स के नाम सेम हो सकते हैं। कमलेश जी ने हैंड रेस किया हुआ है। कमलेश जी, आप आंसर देना चाहेंगे? हेलो। हाँ, कमलेश जी आंसर देना चाहेंगे। अमलेश जी, आप कुछ बोल रहे हैं तो म्यूट पे हैं। राजीव तिवारी जी ने भी हैंड रेस किया हुआ है। जी मैम, ये स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो उसकी आइडेंटिटी हो सकती है, आइडेंटिफायर हो सकता है रोल नंबर। जी जी, जिस सही बोल रहे हैं राजीव जी की उनका रोल नंबर हो सकता है, उनका एडमिशन नंबर हो सकता है। आप लोग के स्कूल जैसे भी हो सकता है मैडम। एक जी, समग्र आईडी यूनिक ही होता है हर बच्चे का, तो वो भी हो सकता है। एकदम एकदम, कोई भी जो मतलब यूनिक हो। बच्चों के नाम सेम हो सकते हैं, नाम सरनाम दोनों भी सेम हो सकते हैं, पर उनका जो रोल नंबर है या फिर एडमिशन नंबर वो एकदम ही यूनिक रखते होंगे। ये जो लिस्ट होनी चाहिए वो बहुत एक क्रम में होनी चाहिए। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो सकती है, यानी कि वर्णमाला ऑर्डर में, या सीरियल नंबर के ऑर्डर में अरेंज हो सकती है। तो ये लिस्ट बहुत अरेंज्ड होनी चाहिए, और जो डेटा है वो हमेशा अपडेटेड होना चाहिए। हो सकता है आप मुझे 2017 की लिस्ट दें कि क्लास 5 में ये सारे बच्चे थे, तो 2017 के बच्चे तो मूव ऑन हो गए, तो अब तो लिस्ट अपडेट हो गई है। या आप दे सकते हैं कि आपके स्कूल में ये 2000 बच्चे हैं, आपने मुझे दी पिछले साल की लिस्ट। ठीक है, क्लास तो चेंज हो रही है पर बच्चों की संख्या सेम रहेगी। बट ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे नए आए हों आपके स्कूल में, और जो पुराने बच्चे थे वो किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर गए हो, तो ये लिस्ट भी अपडेट होनी चाहिए। तो जो हमारी लिस्ट है, हम ये इंश्योर करना चाहिए कि लिस्ट अपडेट हो गई हो और हम पुरानी लिस्ट के थ्रू सैम्पलिंग नहीं कर रहे हैं। तो अभी हमने समझा कि टारगेट पॉपुलेशन क्या है, सैम्पलिंग फ्रेम क्या है, उससे हम सैंपल करते हैं। अगर आपको मध्य प्रदेश स्टेट में सरकारी प्राथमिक विद्यालय, दैट इज गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स में बच्चों से पूछना है कि उनका फेवरेट सब्जेक्ट कौन की मतलब कौन सा है, तो आपकी कोई मुझे बता सकेगा कि पूरी, अगर हम जनसंख्या देखें, पूरी जनसंख्या, टारगेट जनसंख्या नहीं, पूरी जनसंख्या, तो वो क्या होगी? बबीता जी, आप आंसर देना चाहेंगी? गरिमा जी ने हैंड रेस किया है। गरिमा जी, आप आंसर दीजिए। All the students of primary school will be the census. हाँ, मतलब एकदम, तो प्राइमरी स्कूल के कोई भी बच्चे हो, हम कुछ लिख नहीं रहे कि कौन सा है, बट तो वो हमारे हो जाएंगे सारे स्कूल्स
पूरी जनसंख्या में आ जाएंगे। बट मेरा प्रश्न ध्यान से देखते हैं, मेरे प्रश्न में मैंने पूछा है मध्य प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालय। तो देवेंद्र जी, आप मुझे बताना चाहेंगे, देवेंद्र साहू जी, कि टारगेट पॉपुलेशन मेरी क्या होगी यहाँ पे? हेलो जी देवेंद्र जी। मैम, आप क्वेश्चन प्लीज रिपीट करेंगी? मैं वॉइस आपकी जो है ना बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ सुनने के लिए, बहुत स्लो वॉइस आ रही है। मैं ठीक, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ अपना क्वेश्चन। मैंने बोला मुझे टेस्टिंग करनी है मध्य प्रदेश राज्य में सरकारी प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों का पसंदीदा विषय कौन सा है। तो यहाँ पे मेरी टारगेट पॉपुलेशन क्या होगी, मेरी लक्षित जनसंख्या क्या होगी? तो टारगेट पॉपुलेशन ऑब्वियसली उस स्कूल के जो विद्यार्थी हैं वही होंगे मैडम। हाँ, तो पर ये मैंने क्या मेरे क्वेश्चन में मैंने डिफाइन किया है कि किस प्रकार के ये स्कूल होंगे? ये प्राथमिक विद्यालय होंगे। सरकारी प्राथमिक सरकारी पूनम जी एक सरकारी होंगे, और साथ में मध्य प्रदेश के जो है ना, जरूरी नहीं है हम पूरा सैंपल लेना, तो कभी पॉसिबल भी नहीं हो, तो कुछ पर्टिकुलर एरिया के हम स्कूल ले सकते हैं मैडम। हाँ, अभी जनसंख्या में तो सब आते हैं ना, पॉपुलेशन में हम सब रखते हैं। जी जी अभी जी। तो हम ये एक एक स्टेप से चल रहे हैं। नवनीत जी, आपने हैंड रेस किया, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? टारगेट पॉपुलेशन आपके हिसाब से क्या होगी? नवनीत जी, आपने हैंड रेस किया है, आप म्यूट पे हैं। हाँ जी मैम, आवाज आ रही है? हाँ, इसमें हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी मध्य प्रदेश के सभी प्राथमिक स्कूल के सारे बच्चों। अच्छा। मैं बोलना चाहूँ, मनमोहन मालवीय बोलना चाहता हूँ। जी बोलिए। हेलो, हाँ मनमोहन जी बोलिए। 6 से 10 साल की एज के जो बच्चे होंगे वो हमारे टारगेट ग्रुप में आएंगे, स्कूलों में पढ़ने वाले। हेलो हेलो, गिरीश जी, आप कुछ आंसर देना चाहेंगे? हेलो। चूंकि हम सारे बच्चों की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो एमपी में पढ़ने वाले सरकारी स्कूलों के सभी बच्चे, तो हमारा जो टारगेट ग्रुप होगा वो सभी नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने भी एमपी में गवर्नमेंट स्कूल हैं वो हमारा टारगेट ग्रुप होगा। हेलो, नमस्ते जी मुकेश जी बोलिए। मैम, इस प्रश्न के अनुसार क्लियर हो रहा है कि मध्य प्रदेश राज्य के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थी हमारे टारगेट पॉपुलेशन होंगे। एकदम सही सटीक जवाब दिया है आपने। हमारा क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश राज्य के सरकारी, ये ध्यान रखना, प्राइवेट स्कूल नहीं, सरकारी प्राथमिक विद्यालय, प्राइमरी स्कूल्स के बच्चे ही हमारी टारगेट पॉपुलेशन होंगे। गरिमा जी, मुझे आप बता सकते हैं कि आपने रेस कर रखा है हैंड, कि सैम्पलिंग फ्रेम क्या हो जाएगा फिर? नीचे इतनी जगह बच्चे चलेगा ना? School in Madhya Pradesh. That will be our sampling frame. गरिमा जी सॉरी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। यस मैम, मैं बोलना चाह रही थी कि मध्य प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों के प्राथमिक विद्यालयों के जो विद्यार्थी हैं उनके नामों की लिस्ट हमारा सैम्पलिंग फ्रेम होगा। हाँ एकदम, तो उनके नामों की पूरी लिस्ट अगर हम बोले कि लिस्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट स्कूल, तो एक लिस्ट बन जाएगी। और फिर हमारा सैंपल क्या हो जाएगा, जब हम इनमें से जिनको सेलेक्ट कर लेंगे कि अच्छा अब इनकी टेस्टिंग करनी है, तो हमारे वो एक सैंपल्ड लिस्ट फाइनल तैयार होगी। वहां तक अभी हम नहीं पहुंचे हैं, धीरे धीरे करके पहुंचेंगे। अभी हमने सैंपलिंग फ्रेम तक पहुंचा है। मैडम एक क्वेश्चन था मैडम। हाँ पूछिए। हेलो, माई सेल्फ डीएल तिवारी फ्रॉम सिवनी। जी मैडम, ये पूछना चाह रहे थे कि जैसे हमने सरकारी स्कूल हमारे प्राथमिक पूरे एमपी के चुन लिए, तो हमारे सामने दो तरह की लिस्ट हो सकती है, कि एक स्कूलों की लिस्ट हो सकती है और एक विद्यार्थियों की लिस्ट हो सकती है। जी जी जरूर। तो हम अपने टारगेट पॉपुलेशन में
बच्चों की लिस्ट सहित ले सकते हैं, या पहले स्टेप में एज ए फर्स्ट स्टेप हम सिर्फ सरकारी स्कूलों को टारगेट कर सकते हैं, प्राइमरी स्कूल? हाँ, डीएल तिवारी जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं नीतू से बोलूंगी कि ये नोट कर ले, वो अभी आने वाले कुछ समय में इसी बारे पे आपको समझाएगी कि हम स्कूल की टेस्टिंग करेंगे, सैंपल करेंगे कि बच्चों की करेंगे। हो सकता है हम सिर्फ बच्चों के टेस्टिंग कर लें कि इस स्कूल से ये बच्चे, इस स्कूल से ये बच्चे, या फिर मैं कह सकती हूँ कि एमपी के ये स्कूल्स में टेस्टिंग करनी है। दोनों ही पॉसिबल है, दोनों ही की जा सकती है। फायदे नुकसान अभी आगे जाके आप जब सैंपल का कैसे सिलेक्शन करते हैं उस बारे में बात करेंगे। जी मैम, थोड़ा सा एक मेरा निवेदन था। जी मुकेश जी। जी मैम, मुझे लग रहा है कि इसमें जो सैम्पलिंग फ्रेम है ना अपना, उसमें इस प्रश्न के अकॉर्डिंग होना चाहिए लिस्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की जगह स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल, ऐसा होना चाहिए था मेरे अनुसार, जो मुझे समझ में आया अभी तक, जो आपने समझाया उसके अकॉर्डिंग में। आपका आंसर गलत नहीं है, पर अगर आप देखेंगे तो मैंने पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन और जो लिस्ट बनाई है वो स्कूल लेवल पे बनाई है। तो मैंने अपनी पॉपुलेशन को ही स्कूल रखा है, फिर स्कूल के बाद मैंने उसमें स्कूल में हम टेस्टिंग तो विद्यार्थियों की करेंगे, पर मैं क्या करूंगी पूरे मेरे इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं बच्चों को नहीं कि 10 बच्चे मैंने ए स्कूल से लिए, 10 बच्चे मैंने बी स्कूल से लिए, बल्कि मैं क्या करती हूँ, मैं स्कूल ए को पूरा लेके उनकी टेस्टिंग कर रही हूँ। जी मैम, ओके। तो इसलिए फर्क है। दोनों, आपका आंसर सही है कि हम स्टूडेंट्स भी रख सकते हैं या फिर हम स्कूल्स भी रख सकते हैं। थैंक यू। तो हमारे जो थर्ड स्टेप होता है, आप लोग ने बोला कि हम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, ये करते हैं, तो वो होता है सैम्पलिंग मेथड सेलेक्ट करना। तो एज नेक्स्ट स्टेप एक बहुत जरूरी चेक होता है कि हमारे पास लिस्ट आ गई, चाहे वो स्कूल्स की हो या स्टूडेंट्स की लिस्ट हो। अब हम अपने बच्चों को कैसे सिलेक्ट करेंगे? तो जो सैम्पलिंग मेथड होते हैं जी जी मैडम, ये जो हमारा टारगेट पॉपुलेशन है और ये सैम्पलिंग फ्रेम है, इनमें डिफरेंस क्या कहलाया? हाँ, सो टारगेट पॉपुलेशन मैं कह सकती हूँ कि मेरे कोई एमपी के एक जिले का नाम बताइए, हम लोग उससे चलते हैं। नहीं, जो हमारा जो उद्देश्य था मध्य प्रदेश के सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की कौन सा विषय सबसे अधिक रुचि वाला है, ये हमारा उद्देश्य था। तो टारगेट पॉपुलेशन हुई, वो क्या होगा, मध्य प्रदेश के सभी प्राथमिक शाला के विद्यार्थी हो गए विद्यालय। तो फिर और सैम्पलिंग फ्रेम क्या होगा? दोनों सेम नहीं है क्या? नहीं, तो दोनों सेम होते हैं, बस सैम्पलिंग फ्रेम एक लिस्ट होती है। अगर मैं बोलूं कि मुझे स्कूल्स की टेस्टिंग करनी है, आपके एरिया में जहां रहते हैं वहां अगर 4 स्कूल्स हैं, तो जैसे मैं बोलूं कि भोपाल के स्कूल्स की टेस्टिंग करनी है, ये हो गया मेरा टारगेट पॉपुलेशन। और मेरा सैम्पलिंग फ्रेम हो जाएगा भोपाल के सारे स्कूल्स की लिस्ट। तो दोनों सेम है, बस एक में मैं सिर्फ एक सेंटेंस में बता रही हूँ, दूसरे में मैं पूरी एक लिस्ट तैयार करके ला रही हूँ जहां पे आपके पास सारी डिटेल्स हैं। ओके ओके मैम, थैंक यू। क्लियर हो गया राजीव जी? ओके, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। अब आगे बढ़ते हुए, अच्छा क्वेश्चन था वो कि दोनों एक बराबर ही है, पर एक में मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि क्या टारगेट पॉपुलेशन है, दूसरे में मैं पूरी जानकारी दे रही हूँ, एक लिस्ट बना रही हूँ कि उस मेरे टारगेट पॉपुलेशन के कौन कौन मेंबर्स हैं। तो फिर हमारे थर्ड स्टेप में होता है कि सैम्पलिंग का मेथड सेलेक्ट करना, कि हम किस प्रकार, हमारे पास एक पूरी लिस्ट है, उसमें से सैंपल लोगों को चुनेंगे। तो सैम्पलिंग के जो मेथड्स हैं वो ब्रॉडली 2 उसमें कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। पहला होता है प्रोबेबिलिटी मेथड, दैट इज प्रायिकता, और दूसरा होता है गैर प्रायिकता, नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। इसको समझने के लिए अभी मैं आपको एक छोटा सा उसमें समझा देती हूँ, और हम आगे चल के इसका बहुत डिटेल्ड में बात करेंगे कि क्या मेथड बेस्ट होता है। तो अगर मैं बहुत सिंपल रूप से समझाऊं तो प्रोबेबिलिटी सैंपल में हम क्या करते हैं कि अपने पॉपुलेशन का ऐसा सैंपल चूज करते हैं जो बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होता है और एकदम ही रैंडम तरीके से होता है।
मतलब मुझे कुछ नहीं पता होगा कि सैंपल में क्या आएगा। जैसे कि अगर आप सोचें कि एक टोकरी ली आपने, आपके क्लास के सारे बच्चों के नाम उसमें लिखकर फोल्ड करके चिट डाल दी, फिर चिट उठाई आपने, आपको नहीं पता होगा कि आप कौन से 5 चिट्स या 5 नाम निकालेंगे उस टोकरी में से, तो वो हो जाता है प्रोबेबिलिटी सैंपल। वही नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल होता है जिसमें आप को पता होता है कि आप कौन सा चुनने वाले हैं। कहीं ना कहीं आप एक अपना प्रेफरेंस ले आते हैं, अपनी सोच ले आते हैं जब आप सैंपल चुनते हैं। तो जैसे कि क्लास में आपके सामने 50 बच्चे बैठे हैं, आप बोलेंगे अच्छा तुम जवाब दे दो, तो आपने अपनी प्रेफरेंस से उस बच्चे को खड़ा करके पूछा। तो ये हो जाता है सैम्पलिंग के 2 ब्रॉड मेथड्स। इसमें बहुत डिटेल में आगे जाके हम लोग बात करेंगे। अभी हम चलते हैं अपने 4th स्टेप पे, जो होता है कि एक सैंपल साइज डिसाइड करना। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमने बोला हमारी पॉपुलेशन है क्लास के 50 बच्चे, तो सैंपल में कितने बच्चे चुनेंगे, 5, 10, 15, उसके साइज को हम सैंपल साइज बोलते हैं। वो नंबर ऑफ सैंपल्स जो हम सेलेक्ट करते हैं उसके साइज को सैंपल साइज बोला जाता है। सैंपल साइज डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो इसलिए, अगर आप बहुत बड़ा सैंपल ले लें तो हो सकता है कि आपका टाइम जाएगा, पैसा जाएगा, वो वेस्ट होता है, राइट। अगर आप सैंपल अपना बहुत छोटा कर देते हैं तो ये हो सकता है कि आपको सही जो रिजल्ट हो वो ना मिले। 50 बच्चों में से अगर आपने 2 बच्चों से ही सिर्फ पूछा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो वो आपको आइडिया नहीं देगा कि उनका फेवरेट सब्जेक्ट क्लास में कौन सा है। बट अगर आप क्लास में 10 बच्चों से पूछेंगे, 50 में से 10 बच्चों से पूछेंगे, तो आपको ज्यादा सही रिजल्ट मिलने के लिए चांसेस होंगे। तो इसका भी सैंपल साइज डिसाइड करने का भी एक प्रोसेस होता है। हम इसको भी डिटेल्ड में समझेंगे कि हमें कितना बड़ा सही होता है, कितना छोटा गलत होता है। वो साइज का डिटर्मिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। एंड जो हमारा फाइनल स्टेप हो जाता है, जब हमारे पास चारों चीजें हैं, हमारे पास टारगेट पॉपुलेशन हमने पता चल गई कौन सी है, हमारे पास सैम्पलिंग फ्रेम है, हमारे पास एक लिस्ट भी आ गई कि ये सारे मेंबर्स हैं आपकी पॉपुलेशन में, फिर हमने एक मेथड भी चूज कर लिया कि हम सैम्पलिंग कैसे करेंगे। हमने बोल दिया अच्छा सैंपल में भी हम इतने लोग रखना चाहेंगे। ये 4 चीजें जब आ जाती हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं और पूरे जो इस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, ताकि इसके थ्रू हमारे एंड में जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो एक होगा सैंपल जिस पर हम टेस्टिंग कर सकेंगे।